देखो जनरली ये जो टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर का ग्राफ होता है ये आपके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में एक चर्चा करता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर कम रहेंगे, बाहर की तरफ ज्यादा रहेंगे। आप कोल्ड ड्रिंक को ही देख लो, ठंडी कोल्ड ड्रिंक होती है तो कार्बोनेटेड बहुत ज्यादा होती है। आप उसको बाहर निकाल के रख दो कि अगर इक्विलिब्रियम किसी भी तरीके से डिस्टर्ब होता है तो उसको रीएस्टेब्लिश करने के लिए, जहां पर चेंजेस सबसे ज्यादा हुए हैं बेटा, उसको कंपनसेट करने के लिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग सेशन में जिसका नाम है मंजिल प्रैक्टिस सीरीज, जहां पर हम लोग बात करते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज। आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान सा एक चैप्टर है जो कि है आपका सॉल्यूशंस चैप्टर। अब यहां पर आपने जितने भी प्रैक्टिस के अंदर क्वेश्चन किए होंगे उन सभी क्वेश्चन की एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं उसके अंदर, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, और आप क्रॉस चेक भी करते चलिएगा कि आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और आशा करता हूं कि लेक्चर देखने के बाद आपने प्रैक्टिस पेपर को जरूर सॉल्व किया होगा, 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर किए होंगे। देखते हैं उनका सॉल्यूशन कैसा है, कितना आसान पूछा गया है, कितना टफ पूछा गया है। वैसे इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, काफी आसान ही रहते हैं। चर्चा करते हैं एक एक करके। जो भी आपका चैप्टर है याद रख लेना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यही इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो देखे जाते हैं वो इन्हीं में से देखे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बोला हुआ है कि एक ग्राफ दे रखा है वेपर प्रेशर का एंड टेम्परेचर का फॉर 3 डिफरेंट लिक्विड एक्स वाई एंड जेड शोन इन बिलो। ठीक है, द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस आर मेड। X has higher intermolecular interactions as compared to Y, X has lower intermolecular interaction as compared to Y, and Z has lower intermolecular interactions as compared to Y. आइए देखते हैं इनका मतलब क्या है। देखो जनरली ये जो टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर का ग्राफ होता है ये आपके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में एक चर्चा करता है, और वही बॉइलिंग पॉइंट आपको बताता है कि भैया किसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने वाले हैं, किसके अंदर कम होने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो हाइपोथेटिकली मान लो कि मैं क्या करता हूं, एक लाइन ड्रॉ करता हूं। 800 mm ऑफ Hg है, 760 हम 180 m मान के चलते हैं। मान लो मैंने थोड़े से कम टेम्परेचर पे इसको ले रखा है और मैं एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर रहा हूं यहां से। अब इस लाइन के करस्पॉन्डिंग में टेम्परेचर देखूंगा। जैसे फर्स्ट केस में आ गया ये टेम्परेचर लगभग, ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको चलिए कर दिया। दूसरा ये टेम्परेचर, ठीक है भाई। तीसरा ये टेम्परेचर, तीनों के करस्पॉन्डिंग मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब कहने का मतलब क्या है, इस प्रेशर को मैंने मान लिया है कि ये 760 mm ऑफ मर्करी होने वाला है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। उस पे x का बॉइलिंग पॉइंट 313 के आसपास आ रहा है, y का 333 के आसपास आ रहा है और z का 353 के आसपास आ रहा है। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा तो साफ दिख रहा है कि x का सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा y का है, फिर उससे ज्यादा z का है। बॉइलिंग पॉइंट जब हम देखते हैं वो देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, इसी को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट भी बोला जाता है। तो बस ये कर्व उस चीज के लिए आपको दिया गया है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बॉइलिग पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या होता है कि लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो डेफिनेटली x से ज्यादा y का होगा, y से ज्यादा z का होगा। ये बात हमको इसको देख के समझ में आ गई है। अब उसने बोला है कि x हैज हायर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एज कंपेयर टू y, बिल्कुल गलत है ये। हमें बोला गया x हैज लोअर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एज कंपेयर टू y, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और तीसरा बोला गया है z हैज लोअर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एज कंपेयर टू y, z का सबसे ज्यादा है, तो ये भी गलत है। तो कुल मिला के हमारे पास केवल बी ऑप्शन जो है वो सही आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत इजी था। कोई समस्या परेशानी आए तो मुझे बता देना, ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है 4 गैसेस का, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा का, जिनकी वैल्यूज भी दे रखी हैं, ठीक है। और बोला क्या हुआ है, दिस टेबल इंप्लाइज दैट, ये हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ वाटर 103 नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना, 10⁻³ होगा, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा ये, ठीक है। अब बोला हुआ है अल्फा हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एज कंपेयर टू एट अ गिवन प्रेशर। अब देखो याद रख लेना कि जैसे जैसे KH की वैल्यू इंक्रीज करती है सॉल्युबिलिटी जो है
वो डिक्रीज करती है। किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज करती है जब KH की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, अल्फा हैज दी हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, अल्फा की KH वैल्यू एक्चुअली में सबसे ज्यादा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होनी चाहिए। ये ऑप्शन आपका गलत है। Solubility of gamma at 308 Kelvin is lower than at 298। देखो टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे, ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी जो है गैस की वो हमेशा डिक्रीज करती है। क्यों? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर कम रहेंगे, बाहर की तरफ ज्यादा रहेंगे। आप कोल्ड ड्रिंक को ही देख लो, ठंडी कोल्ड ड्रिंक होती है तो कार्बोनेटेड बहुत ज्यादा होती है, आप उसको बाहर निकाल के रख दो, वो कार्बोनेटेड बचती ही नहीं है क्योंकि गैस सारी निकल जाती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है प्रेशर ऑफ अ 55.5 मोलल सॉल्यूशन ऑफ डेल्टा इज 250 बार। निकाल के देख लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या आती है कि प्रेशर विल बी इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, यही आता है। अब बोला है 55.5 मोलल सॉल्यूशन है, इसका मतलब 55.5 मोल्स जो हैं ऑफ गैस इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम लोग रख लेते हैं KH की वैल्यू क्या है, डेल्टा की कितनी दे रखी है, 0.5 दे रखी है, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय काई ऑफ गैस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो गैस के मोल्स कितने दे रखे हैं 55.5 डिवाइड बाय 55.5 प्लस वाटर के मोल निकालने, 1000 किलोग्राम सॉल्वेंट मतलब वाटर है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 18। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। देखो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए बालकों। अगर मैं बोलूंगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55.5 गुणे 18, ये हो जाएगा 999। तो ये हो गया आपका 999 डिवाइड बाय 999 1999 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 हो गया डिवाइड बाय 1999 गुणे 0.5, ये आ गया आपका 0.2498, ये आ गया। देखो भाई, अब ये वैल्यू जो दे रखी है 0.5, ये दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है मेरे ख्याल से किलो बार में होगी शायद ये वैल्यू। हाँ किलो बार में है, ये किलो बार में है, तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि बार में निकल आए ये वैल्यू। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये आ जाएगा 249.8 बार, मतलब अप्रोक्सीमेटली 250 बार आ गया। बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है प्रेशर ऑफ अ 55.5 मोलल सॉल्यूशन ऑफ Y इज 1 बार। ठीक है भाई, सेम काम हम निकाल लेते हैं, सॉरी गामा के लिए है, गामा के लिए भी निकाल लेते हैं सेम काम। अगर मैं इसको देखूंगा तो प्रेशर विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁵ किलो बार है, तो बार में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले ही, फिर हो जाएगा वही सेम चीज। यहाँ पे भी 55.5 था, ये भी 55.5 है, इसका मतलब इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 999 डिवाइड बाय 1999। सही है, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। अगर इसको देखें हम लोग, ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 999 डिवाइड बाय 1999 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, डिवाइड बाय ये हो जाएगा 100, ये आ जाएगा आपका, तो काफी वैल्यू आ रही है। सही किया है ना हमने, देखो भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। हाँ 999 डिवाइड बाय 1999, क्योंकि यही आपका 55.5 मोलल सोल्यूशन होगा। मोलल सोल्यूशन मतलब इतने मोल्स 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर हैं। तो अगर मैं 999 डिवाइड बाय 1999 करता हूँ, ठीक है, सॉरी 999 डिवाइड बाय 1999, ठीक है, और मल्टीप्लाई करता हूँ इसको किससे, ये हो जाएगा 2 से, ठीक है, और डिवाइड दे देता हूँ इसको 100 से, तो ये वैल्यू जो आएगी 0.0099 आएगी बेटा। ठीक है, ये आ रही है बार में। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही है ना। 999 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1999, ठीक है, और डिवाइड बाय 100, बिल्कुल 0.0099 आ रही है बार। क्या ये हमको वैल्यू दे रखी है, ये हमको 1 बार दे रखी है, ये चाहकर भी 1 बार नहीं आ सकता है, मतलब गलत हो गया।
तो आंसर हमारे पास दो सही आ रहे हैं भाई इसके, तो बी और सी, बी और सी। टेम्परेचर बढ़ाया है तो हमारी सॉल्युबिलिटी कम ही होगी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, बी और सी इसके आंसर है, देख लो भाई, दो आंसर है। क्लियर है, डन है बालको। ये हो गए आपके दो क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बेटा। एन ओपन बीकर ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वाटर वेपर is in a sealed container. When a few grams of glucose are added to the beaker of water, the rate at which water molecules, अब देखो होगा क्या कि अगर आप लिक्विड वाटर को देखोगे, और वाटर वेपर्स को देखोगे, तो ये इक्विलिब्रियम में है। अब इसके अंदर, वाटर के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। जैसे ही इसको ऐड करूंगा वेपर प्रेशर जाएगा नीचे, डिक्रीज कर जाएगा। इक्विलिब्रियम फिर स्टैब्लिश करना है तो इसको पीछे आना पड़ेगा, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी। बैकवर्ड रिएक्शन, ली चैटर्लियर ये बताता है ना कि अगर इक्विलिब्रियम किसी भी तरीके से डिस्टर्ब होता है तो उसको रीएस्टैब्लिश करने के लिए, जहां पर चेंजेस सबसे ज्यादा हुए हैं बेटा, उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरी डायरेक्शन से आगे बढ़ता है मामला। तो यहां पे मुझे वाटर वेपर को बढ़ाना है बेटा, तो इसको पीछे जाना पड़ेगा, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होना बहुत तेजी से शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब द रेट एट विच वाटर मॉलिक्यूल्स लीव द वेपर इंक्रीजेस, सही है कि नहीं, और लीव द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। देखो यहां तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, तो क्या करेगा, लीव द वेपर इंक्रीजेस। जो लीव कर रहा है वेपर को वो आपका बढ़ जाएगा ताकि वो पीछे की तरफ आ सके। तो आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या बोल रहा है, लिक्विड एम एंड लिक्विड एन फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम एंड एन आर गिवन एट द सेम टेम्परेचर, द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है भाई, तो डाल्टन्स लॉ लगाते हैं। यहां से हमको पता चलेगा वाई एम विल बी इक्वल टू पी नॉट एम काई एम अपॉन पी सोल्यूशन, और यहां से वाई एन हमको पता चलेगा पी नॉट एन काई एन अपॉन पी सोल्यूशन। अगर मैं देखूं, हाँ एम एन है ना, तो वाई एम अपॉन वाई एन कर देता हूं, वो कितना हो जाएगा, पी सॉल्यूशन से तो कट जाएगा, ये हो जाएगा पी नॉट एम काई एम डिवाइड बाय पी नॉट एन काई एन। तो वाई एम अपॉन वाई एन विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू दे रखी है पी नॉट एम की, कितनी दे रखी है 450, और ये दे रखी है 700, ये हो जाएगा काई एम अपॉन काई एन। ठीक है, तो ये वैल्यू इससे छोटी आ रही है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि वाई एम अपॉन वाई एन इज एक्चुअली लेस देन काई एम अपॉन काई एन। ठीक है, ये वैल्यू जो आ रही है ये छोटी आ रही है, ये वैल्यू जो आ रही है ये छोटी आ रही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सही था, बस आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाना था, उसी से आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, डन है। ठीक है बालकों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर गिवन at 298 on mixing the two liquids, sum of their initial volume is equal to the volume of final mixture, the mole fraction of liquid B is 0.5। तो मतलब अगर काई B 0.5 दे रखा है तो काई A कितना हो जाएगा, वो भी 0.5 हो जाएगा, 1 माइनस काई B। ठीक है, और यहां पे P नॉट B कितना दे रखा है, A और B, तो ये दे रखा है 600 और पी नॉट ए दे रखा है 400। ठीक है, उसने पूछा है फाइनल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट के वेपर फेज में कितने होंगे। तो अगर मैं राउल्ट्स लॉ लगाऊं पी सॉल्यूशन आइडियल मान के, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ठीक है, ठीक है, अब देखो आइडियल इसलिए लगाया क्योंकि बोल रखा है सम ऑफ देयर इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल मिक्सचर, इसका मतलब डेल्टा वी की वैल्यू 0 है, तो आइडियल का हम लगा सकते हैं यहाँ पे।
ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 गुणे 400 प्लस 0.5 गुणे 600, तो ये हो जाएगा 400 का आधा 200, 300, 500 हो जाएगा, ये आएगा 500 पहली बात तो। और ये दे रखा है mmHg में। ठीक है, अब लगाते हैं डाल्टन्स लॉ। तो वाई ए हो जाएगा पी नॉट ए काई ए 200 डिवाइड बाय सॉल्यूशन का प्रेशर 500, तो ये हो जाएगा 0.4, तो वाई भी कितना हो जाएगा 0.6, 1 में से माइनस कर दिया, तो 500.4.6, 500.4.6, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। देख लो भाई, क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ गैसेस WXYZ इन वाटर हेनरीज लॉ कांस्टेंट आर ऑलरेडी गिवन, द करेक्ट प्लॉट फॉर द गिवन डेटा। तो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का है, तो अगर मैं देखूं कि P विल बी इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो ये हो जाएगा P विल बी इक्वल टू KH 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यही हो जाएगा। सही है, इसको अगर मैं देखूंगा ये हो जाएगा P विल बी इक्वल टू KH माइनस KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। इसको मैं लिखूं y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो m की वैल्यू तो आ गई माइनस KH और इंटरसेप्ट c कितना आ गया KH। तो सबसे पहले KH की वैल्यू देखनी है हमें, KH की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए है, KH की वैल्यू है WXYZ, WXYZ Z के लिए सबसे ज्यादा है और नेगेटिव स्लोप है, स्लोप नेगेटिव है, तो Z के लिए सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद नंबर आएगा Y का, फिर उसके बाद नंबर आएगा X का और फिर आएगा W का, यही हो जाएगा। सही है, ZYXW। अब देखो ये दोनों कर्व में ये सेम चीज देखने को मिल रही है, सेम चीज मिल रही है। अब स्लोप भी क्या है, KH है, स्लोप भी क्या है आपका KH है, तो Z और Y में लगभग सेम है 40 और इधर और इधर बहुत कम डिफरेंस है, तो ये मुझे ए ही दिख रहा है। देखो क्योंकि ये दोनों तो लगभग बहुत तेजी से गिर रहे हैं, यहां पे देखो ये थोड़ा कम तेजी से गिर रहा है, ये बिल्कुल फ्लैट सा है ऑलमोस्ट, इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है ए कर्व जो है ये आपका सही आंसर को बता रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, डन है, क्योंकि यहां पे दोनों के स्लोप लगभग बराबर दिख रहे हैं और बराबर हो नहीं सकते हैं, 0.5 और 2 में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। टू ओपन बीकर्स, वन कंटेनिंग अ सॉल्वेंट एंड अदर कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ दैट सॉल्वेंट विद नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर टुगेदर सील्ड इन अ कंटेनर। तो थोड़ी देर बाद दोनों में से वेपर्स बननी शुरू होंगी, जिसके अंदर सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट भी मिला हुआ है उसकी वेपर कम बनेंगी और सॉल्वेंट की ज्यादा वेपर बनेंगी और इक्विलिब्रियम फिर से एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो अगर एक तरफ वाटर वेपर कम बन रही है, एक तरफ ज्यादा बन रही है, तो ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, ली चैटरली प्रिंसिपल यही बोलता है। इसके अकॉर्डिंग सॉल्वेंट जो है उसके वाटर का अमाउंट कम होना चाहिए और सॉल्यूशन में वो वाटर का अमाउंट बढ़ना चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस, ये रहा। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए डन है वाले को, बहुत सिंपल सा है, पीछे भी एक क्वेश्चन किया है उसी जैसा है, लगभग ये सेम उसी जैसा है ये क्वेश्चन। ठीक है, देख लो भाई, देख लो वाले को। ठीक है, बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। What weight of glucose must be dissolved in 100 gram of water to lower the vapor pressure by 0.2 mm of mercury? Assume dilute solution is being formed and vapor pressure of pure water is given and molar mass of glucose is also given. ठीक है, अगर मैं बात करूं ये हो जाएगा, हम जानते हैं कि P नॉट ऑफ सॉल्वेंट माइनस P सोल्यूशन डिवाइड बाय P सोल्यूशन। ये देखो दूसरी वाली इक्वेशन लगा रहा हूं, वैसे आप पहली वाली भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन दे रखा है, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, बट अदरवाइज इसको भी लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा W ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय W ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैसे दिक्कत होती नहीं है कोई भी। हाँ हाँ ठीक है,
वैसे अगर डाइल्यूट की कंडीशन दे रखी है ना तो आप लगा सकते हो इसको भी कि पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपका एक्चुअल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये हो जाता है काई ऑफ सॉल्यूट के इक्वल, ये हो जाएगा एन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट। अब बोला हुआ है कि अज्यूम डाइल्यूट सॉल्यूशन इज बीइंग फॉर्म्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन सॉल्वेंट। डाइल्यूट सॉल्यूशन में यही लेते हैं। तो यहां पे रिलेटिव लोअरिंग दे रखी है कितनी 0.2 डिवाइड बाय यहां पे प्रेशर कितना दे रखा है प्योर वाटर का 54.2, दैट शुड बी इक्वल टू, फिर भाई डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट हमको पता नहीं है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमको पता है 180, मल्टीप्लाइड बाय इधर हो जाएगा सॉल्वेंट का मोलर मास होगा 18 डिवाइड बाय उसका कितना दे रखा है अमाउंट 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये दे रखा है 100। तो यहां से अगर मैं बोलूंगा ये हो जाएगा 18 से तो गया 10 बार, ठीक है, ये लगा दिया पॉइंट, ये हटा दिया पॉइंट, तो ये हो जाएगा 1000 2000 डिवाइड बाय 542 शुड बी दी डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, करें सॉल्व इसको, 5 चौके 20, ये आ जाएगा 2000 डिवाइड बाय 542, ये आ जाएगा 3.69 ग्राम्स। ठीक है, 3.6900 आ रहा है वैसे तो 3.69 आ गया ऑप्शन नंबर डी में बालकों। आसान सा ही क्वेश्चन था ये तो, ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। मैच करने को बोल रहा है तो आप देखो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है बेटा, एबनॉर्मल नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। तो ए का 3 होना चाहिए, ए का 3 ए का 3 ए का 3, इसको उड़ा दो। ठीक है, अब आप देखो KF मतलब क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो B का 1 B का 1 B का 1 और B का 2 इसको भी उड़ा दो, B का 1 आ गया। अब सॉल्यूशंस विद सेम क्या मेरे ख्याल से ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ये विद सेम ऑस्मोटिक प्रेशर उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एजियोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन विद सेम कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर अवर इट। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं ना एजियोट्रॉप, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह ये सेम रहता है, तभी उनको सेपरेट नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो डी का 4 होना चाहिए, डी का 4 केवल इस ऑप्शन में है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, ये इनकम्प्लीट था, इसको कंप्लीट कर लेना, सॉल्यूशंस विद सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। डन है वालों को, क्लियर है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Boiling point of a 2% aqueous solution of a non-volatile solute A is equal to the boiling point of 8% aqueous solution of a non-volatile solute B. The relation between the molecular weights of A and B is, ठीक है, पहले 2% aqueous solution की बात कर लेते हैं। ठीक है, 2% aqueous solution, boiling point of a 2% aqueous solution, ठीक है भाई, और बोला हुआ है बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं ये परसेंटेज W बाय W है, इसका मतलब 2 ग्राम सॉल्यूट है एंड 92 ग्राम सॉल्वेंट है। दूसरे केस में है 8% एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8 ग्राम सॉल्यूट है, तो ये 98 होगा, ये 98 होगा बेटा, ये हो जाएगा 92 ग्राम सॉल्वेंट। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी होता है, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि बोला हुआ है दोनों केस में जो भी बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम है, मतलब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो भी सेम होगा, मतलब डेल्टा टीबी जो कि 2% का आया है वही डेल्टा टीबी किसका आया होगा, 8% का भी आया होगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए ये ए के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं बोलूंगा एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब के बी तो दोनों का सेम है, मतलब मोलैलिटी ऑफ ए शुड बी इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ बी, ये होना चाहिए।
अब इसको सॉल्व करते हैं। मोलैलिटी हो जाएगी आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मतलब W ऑफ ए कितना है, 2 ग्राम लिया है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय 98 इंटू 1000 विल बी इक्वल टू, इधर लिया है 8 ग्राम, डिवाइड बाय MB मल्टीप्लाइड बाय 92 मल्टीप्लाइड बाय 1000। 1000 से 1000 उड़ गया, इससे ये चला गया 4 टाइम, और हमको क्या निकालना है, MB और MA में रिलेशन निकालना है। तो ये हो जाएगा MB विल बी इक्वल टू 4 इंटू 98 डिवाइड बाय 92 इंटू MA हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 98, ठीक है, डिवाइड बाय 92, ये आ जाएगा आपका 4.26 टाइम, ठीक है, ऑफ MA। इसका मतलब MB जो है वो अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स ऑफ MA होना चाहिए। MB जो है वो 4 टाइम्स ऑफ MA होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। देख लो भाई। डन है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बालकों 11वें क्वेश्चन की तरफ। 100 ml solution was made by adding 1.43 gram of Na2CO3.XH2O. Normality of the solution is 0.1 normal. The value of X is, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, ऐसे कर सकते हो वैसे तो। Na2CO3.XH2O आयनिक सॉल्ट है आपका, 2 पॉजिटिव और 2 ही नेगेटिव, मतलब n फैक्टर तो आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मतलब इसका कितना लिया है 1.43 डिवाइड बाय मोलर मास, हमको पता नहीं है इसका क्या है कि नहीं, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 100 ml 1000 दैट शुड बी इक्वल टू 0.1। तो यहां से ये चला गया 10 बार, m कितना आ गया, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.43 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 0.1। इससे ये ऊपर उड़ गया, इन दोनों से 143 चला गया, ये आ जाएगा 3 दूनी 6 4 दूनी 8 और 2 286 आ गया ये, ठीक है, ये आ गया आपका 286। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं मोलर मास ऑफ Na2CO3.XH2O कितना आ गया है, ये आ गया है 286 आ गया है। तो इसके अंदर Na2CO3 तो कंफर्म है, ये हो जाएगा 106 प्लस x इंटू 18, क्योंकि पता नहीं है वाटर कितने हैं इसके अंदर, दैट शुड बी इक्वल टू 286। तो 18x इज इक्वल टू 106, इसमें से गए बच गया 180, तो x की वैल्यू 10 आ गई बेटा, ठीक है, 10H2O होगा, ये वैल्यू आएगी 10। क्लियर है, डन, देख लो भाई। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इतने मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस X, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस X इन 2 लीटर सॉल्यूशन इज। सबसे पहले दे रखा है number of moles will be equal to given number of particles divided by Na will be equal to given weight divided by molar mass। अब ये पार्टिकल दे रखे हैं 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेशो दी पावर 22 डिवाइड बाय 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेशो दी पावर 23, दैट शुड बी इक्वल टू 10 ग्राम सब्सटेंस है डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है, ये चला गया 10 टाइम्स, तो मोलर मास कितना आ गया इसका 100 ग्राम पर मोल आ गया, पहली बात कंफर्म, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, मोलैरिटी की बात करेंगे तो W डिवाइड बाय मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए मल्टीप्लाइड बाय 2 लीटर दे रखा है, ये चला गया, ये आ जाएगा 0.05 आ जाएगा, इसका मतलब 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेशो दी पावर -3, ये आ जाएगा आपका 50। ठीक है बालकों, देख लो भाई, आसान सा ये भी क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इजी। क्लियर है, कोई गड़बड़ तो नहीं किया ना मैंने, देख लूं, जल्दबाजी में मैं कई बार कर देता हूं, सब भावनाओं में मैं भटक जाता हूं। हाँ कर दी है ना,
बताते भी नहीं हो तुम लोग। मैं वही सोच रहा था कि कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने, कैलकुलेशन में ही मिस्टेक किया है। क्योंकि अगर इसको मैं देखूं, नहीं सही तो है, सही तो किया है मैंने। अच्छा 5 ग्राम सब्सटेंस है, मैंने 10 ग्राम लिया था। 5 ग्राम सब्सटेंस है, 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, यही मोलैरिटी होती है। इससे करूंगा 5 दूनी 10, 0.025 आ जाएगा। इसका मतलब 25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ आएगा। 25 आएगा बेटा, देखा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। चलो जी बालकों, क्लियर है? आ जाओ भैया 13वें नंबर क्वेश्चन पे। सॉलिड लेड नाइट्रेट बोला हुआ है, इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर वाटर। द सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बॉयल एट दिस टेम्परेचर। When 0.2 mole of NaCl is added to the resulting solution, it was observed that the solution froze at this temperature. The solubility product of PbCl2 formed is, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, at 298 और Kb दे रखा है, Kf भी दे रखा है। Assume molality to be equal to molarity in all cases. Nice, ठीक है। सॉलिड लेड नाइट्रेट को हमने डिसॉल्व किया है 1 लीटर पानी में, ठीक है भैया। तो इसको अगर हम बात करेंगे PbNO3 होल ट्वाइस, ये पूरा तो होगा नहीं, ये हो जाएगा Pb2 प्लस 2NO3 नेगेटिव, सही है। द सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बॉयल एट दिस टेम्परेचर, इस पर्टिकुलर, और इसके अंदर जब हमने 0.2 मोल NaCl डाला है, and it was observed that the solution froze at this particular temperature. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। मान लो 1 लीटर पानी के अंदर सॉलिड लेड नाइट्रेट को हमने डिसॉल्व किया है, सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बॉयल एट दिस टेम्परेचर। इस केस में डेल्टा टीबी कितना आ गया, ये आ जाएगा 0.15, ठीक है, ये आ जाएगा 0.15, ठीक है, पहली बात तो ये आ गया। अब इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं डेल्टा टीबी निकालूं तो मुझे आई पता होना चाहिए इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। अब ना तो मुझे आई पता है क्योंकि डिसोसिएशन कितना हो रहा है इसका कोई आइडिया नहीं है, दूसरा केबी के बारे में इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है, और मोलैलिटी भी नहीं पता है कि नहीं। अब बोला हुआ है द रिजल्टिंग सोल्यूशन फॉर्म्ड, मान लो दैट दी NaCl जब डालेंगे बेसिकली होगा क्या कि NaCl तो पूरा टूटेगा, NaCl टूट जाएगा पूरा Na प्लस में एज वेल एज Cl नेगेटिव में। तो ये 0.2 मोल था, इनिशियली कुछ नहीं था, फाइनली ये पूरा टूट जाएगा और ये 0.2 एंड 0.2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो Cl नेगेटिव एक्चुअली में यहाँ पर हिंड्रेंस मचाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो और क्या हो सकता है इस केस में, इस केस में और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। क्या किया जाए, क्या किया जाए। सॉलिबिलिटी की बात कर रहा है तो चलो सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। हम मान लेते हैं कि PbNO3 होल ट्वाइस जो था, जो सॉलिड था, उसमें से कुछ अमाउंट ही PbNO3 होल ट्वाइस एक्वस में गया होगा, सॉलिबिलिटी इसकी S थी। अब ये बनेगा Pb2 प्लस एंड 2NO3 नेगेटिव। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, कुछ समय बाद ये निकल गया, ये S बन गया, ये 2S बन गया, सही है कि नहीं। अब अगर मैं देखूं, ये आ गया है मेरे पास 0.15 शुड बी इक्वल टू आई, मतलब कितने आयन टूटे हैं, टोटल 3 आयन टूटे हैं, इनटू के बी कितना दे रखा है, के बी दे रखा है 0.5 इनटू एम, सही है कि नहीं,
एम मोलैलिटी है जिसके बारे में हमें पता नहीं, उसने बोला है कि मोलैलिटी टू बी इक्वल टू मोलैरिटी इन ऑल केसेस। ये भी बोल रखा है उसने कि मोलैरिटी और मोलैलिटी आपस में इक्वल हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 दिया 15 1.5, तो मोलैलिटी यहाँ से कितनी आ गई 0.1 आ गई। देखो पहली बात तो ये हमारे पास आ गई है मोलैलिटी। फर्स्ट डेटा जो हमें मिल गया है बेटा वो मिल गया है 0.1 का, 0.1 का डेटा हमको मिल चुका है। देखो भैया देखो, अब आएगा इन दोनों का रिएक्शन। बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये तो मजेदार क्वेश्चन दिया है। अब देखो Pb2+ है और 2 Cl नेगेटिव है, ये आपस में मिलेंगे और PbCl2 का सॉलिड बनाएंगे। देखो यही होगा। और PbS था, मोलैलिटी मतलब ये ऐसी है ना, इसको सेम ले लूं, सॉल्युबिलिटी ही ले लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो S की वैल्यू भी कितनी आ गई 0.1 आ गई। इसका मतलब ये 0.1 है। Cl हमने कितना निकाला था 0.2 निकाला था, तो ये निकाला था 0.2 हमने। अब इन दोनों की रिएक्शन करानी है हमें, तो PbCl2 का सॉलिड बनेगा पहली बात तो। ठीक है, इसका मतलब इनिशियली इतना ले रखा था, मान लो t इज इक्वल टू 0 पे इतना बना हुआ था, t इज इक्वल टू t पर 0.1 माइनस एक्स 0.2 माइनस 2x, और ये तो सॉलिड है, इसकी चर्चा हमें करनी ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करें आगे। अब और भी कुछ डेटा दे रखा है, बोला हुआ है इट वॉज ऑब्जर्व दैट द सॉल्यूशन फ्रोज एट -0.8। इसका मतलब डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी आ गई 0 माइनस माइनस का 0.8, ये वैल्यू आ गई है 0.8। ठीक है, अब अगर डेल्टा टीएफ की बात करें वो हो जाएगा I इंटू के एफ इंटू एम। फिर से अब मोलैलिटी नई वाली है जिसके बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, इसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। और क्या क्या दे रखा है, और क्या क्या दे रखा है, देखो भैया और क्या क्या दे रखा है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ये हो जाएगा के एफ की वैल्यू तो 1.8 हो गई, मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी निकालें, बोला हुआ है 1 लीटर था ना ओवरऑल सॉल्यूशन, तो 1 लीटर था। अगर इसको मैं देखूं टोटल आयन कितने आ गए यहाँ पे ये आ गए 0.1 माइनस एक्स प्लस 0.2 माइनस 2x, हो जाएगा 0.3 माइनस 3x आ गया। देखो 0.3 माइनस 3x आ गया। क्या इसको मैं अंदर पुट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। ये आ जाएंगे 0.3 माइनस 3x। ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर और क्या क्या बचा होगा? आयंस तो सारे इंक्लूड करूंगा ना मैं, आयंस तो सारे इंक्लूड करूंगा। तो S की वैल्यू 0.1 थी। अब देखो 2 NO3 एज इट इज पड़े हुए हैं, तो 0.2 इसका आ गया, और Na भी एज इट इज पड़ा हुआ है, 0.2 उसका हो गया। तो हो जाएगा प्लस 0.2 प्लस 0.2, ये आ गया Cl नेगेटिव के लिए, सॉरी Na प्लस के लिए, और ये आ गया आपका NO3 नेगेटिव के लिए। ठीक है, एंड डिवाइड बाय 1 लीटर है। कितना आ गया आपका? 1 लीटर आ गया है। अब यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं, ये हो जाएगा 0.8 विल बी इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 0.5 0.7, 0.7 माइनस 3x हो गया। 0.8 विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 56 6
5 7 5 12 पॉइंट है 2 के पास 1.26 हो गया माइनस 54 5.4x हो गया। ठीक है, चलिए भाई, अब अगर मैं इसको देखूंगा ये आ जाएगा 5.4x विल बी इक्वल टू 1.26 माइनस 0.8 आ गया। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, आइए x की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1.26 माइनस 0.8 डिवाइड बाय 5.4, ये आ जाएगा 0.085 के आसपास आ जाएगा, 0.085। बट अभी भी कहानी रुकी नहीं है, अभी भी कहानी रुकी नहीं है। क्यों? अब आप देखो s में से कुछ हिस्सा तो इधर चला गया, मतलब 0.1 में से कुछ हिस्सा इधर चला गया। 2s का हिस्सा हमने देखा है वो एज इट इज है, क्योंकि हमें निकालना है क्या, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbCl2। तो अगर मैं बात करूंगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbCl2, PbCl2 के लिए अगर मुझे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है वो कितना आएगा, PbCl2 के लिए हमने अभी देखा था KSP, अगर मैं निकालूंगा ये हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स एंड 0.2 माइनस 2x का होल स्क्वायर, यही होगा। वैल्यू पुट करें तो KSP की वैल्यू कितनी हो गई, 0.1 माइनस एक्स मतलब 0.085 लगभग, एंड 0.2 माइनस 0.085 मल्टीप्लाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। भाई खतरनाक की वैल्यू आने वाली है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा भयंकर तरीके से। देखते हैं, मैं से 0.1 माइनस किया, ये आ गया 0.0148 के आसपास आ गया। और अगर मैं ठीक है इसका माइनस 0.2 कर दूं, ठीक है, नहीं प्लस का 0.2 किया पहले, तो इसको मल्टीप्लाई किया 2 से और माइनस कर दूं 0.2 से, ठीक है, और इसका कर दूं मैं स्क्वायर, ठीक है, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूं पुरानी वाली वैल्यू, वो कितनी आई थी 0.0148, 0.0 आ नहीं रही है यार, प्लस कर दूं इसमें 0.0148, ये आ जाएगी 0.0157। ठीक है, फाइनल वैल्यू मैंने लिख दी है, डायरेक्टली लिख दिया मैंने, ठीक है, फाइनल वैल्यू। अब उसने बोला है इसको कैसे लिखना है, इसको हमें लिखना है 10⁻⁻6 के टर्म में। -6 में तो नहीं आ रहा है भैया ये, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे अगर मैं इसको देखूं 1.26 माइनस 0.8 0.46, ठीक है, ये आ जाएगा x की वैल्यू अगर मैं लिखूं 0.46 है ना, हाँ, डिवाइड बाय 5.4, ठीक है, 0.46 डिवाइड बाय 5.4 0.46 डिवाइड बाय 5.4, ठीक है, अगर इसको एज इट इज रहने दिया और यहाँ पर मैंने कर दिया 0.1 माइनस 0.46 डिवाइड बाय 5.4 एंड 0.2 माइनस 0.46 बोले तो 6×2 0.92 डिवाइड बाय 54 50 108 10.8 का होल स्क्वायर। अब ये सॉल्व करना है हमें। पहले करते हैं इसको सॉल्व, ये हो जाएगा 0.92 डिवाइड बाय 10.8, ठीक है, माइनस किया 0.2 और इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया 0.013, ठीक है, और ठीक है, कहाँ गड़बड़ी हुई है हमसे, और इसको चलो मैं एक बार लिख लेता हूँ, ये वैल्यू आ रही है मेरी 0.01318, ये आ रही है, ठीक है,
और इसको मैं करूंगा 0.46 डिवाइड बाय 5.4, ठीक है, -0.1, ठीक है, ये आ जाएगी। और इसको मल्टीप्लाई कर दूं पुरानी वैल्यू से, वो थी 0.013, ये आ जाएगी 0.0001952। बट ये अभी भी -6 तक तो नहीं जा रहा है। 1 2 3 4 5 ये अभी भी नहीं जा रहा है। 6 तक तो नहीं जा रहा है भाई ये। 6 तक तो अभी भी नहीं जा रहा है ये। और कुछ गड़बड़ी तो नहीं की हमने? देखो भाई, इस क्वेश्चन में और कुछ गड़बड़ी तो नहीं की है हमने? कॉन्सेप्ट सही लिया था, पहले इससे निकाला हमने, एस की वैल्यू आ गई हमारे पास, फिर हमने रिएक्शन कराई, उसकी वैल्यू आ गई, फिर हमने केएसपी की वैल्यू निकाली। बात तो सही है। और अगर मैं 0.8 वाला डेटा देखूं तो 0.8 वाला भी सही लगाया हमने। इसको अगर मैं देखूंगा, ये हो जाएगा 4.6 डिवाइड बाय 54, 2 से डिवाइड दिया तो ये हो जाएगा 2.3, 27 दूनी 54, ये आएगा 2.3 डिवाइड बाय 27। ऐसे करके देखूं मैं, यार कैलकुलेशन तो सही आनी चाहिए, इसमें गड़बड़ क्या है? ये आएगी 0.1 माइनस 2.3 डिवाइड बाय 27, और ये आएगी 0.2 माइनस, ये हो जाएगी 4.6 डिवाइड बाय 27 का होल स्क्वायर। सही है। अब अगर इसको करूं, 27 को इधर मल्टीप्लाई किया हो जाएगा, 2.7 में से 2.3 गए, 0.4 डिवाइड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 27 दूनी 54, 54 46, 0.8 डिवाइड बाय 27 का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब जरा सॉल्व करके देखूं इसको, ये आएगा आपका 0.8 डिवाइड बाय रुको 0.8 का स्क्वायर कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय 0.4 कर दिया, डिवाइड किया है 27 से, डिवाइड किया है 27 से, डिवाइड किया है 27 से। अब क्या गड़बड़ है भाई? ये हो जाएगा 27 दूनी 54, 27 गुणे 0.2, ठीक है, माइनस 4.6, 0.8 आया है, और 2.7 माइनस 2.3, ये आ गया 0.4, ठीक है। तो 0.8 का स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई किया है 0.4 से, ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा 0.256 डिवाइड बाय 27 का होल क्यूब हो गया, ये 2 और 1 3, हाँ 27 का होल क्यूब ले लिया है, 19683, 0.256 डिवाइड बाय 19683, 0.256 डिवाइड बाय 19683, ये आ जाएगा 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5, ठीक है। बताओ, इतनी देर से कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा था मैंने क्या किया था? 0.64 गुणे 0.4 डिवाइड बाय 27 डिवाइड बाय 27 डिवाइड बाय 27, हाँ अब सही आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 13 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6, अब आया है, ठीक है। अब एक होल नंबर की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 13 आ जाएगा। देखो भैया, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना जैसे मैं कर रहा था, मैं तो कैलकुलेटर के साथ कर रहा था, देख रहे हो तुम, मतलब जबरदस्त भाई साहब, धुआं धुआं कर दिया ये तो मैंने। ठीक है भाई बालकों, आगे बात करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए 14वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था वो,
क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व फॉर सॉल्यूशन सॉल्वेंट सिस्टम इज शोन बिलो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम। देखो 1 atm पे सॉल्वेंट का जो भी टेम्परेचर आएगा वही उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है भैया। 1 atm प्रेशर पे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वही होता है बेटा, तो सॉल्वेंट का यही वाला है, प्योर सॉल्वेंट का 82 आएगा बेटा। सॉल्वेंट का ही पूछा है ना उसने, 82 आ जाएगा, कुछ ही नहीं करना था इसके अंदर, तो लल्लू सा क्वेश्चन था ये तो। ठीक है आइए 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 80 मोल % ऑफ MgCl2 is dissociated in aqueous solution. The vapor pressure of 1 molar aqueous solution of MgCl2 is the vapor pressure। इसका मतलब अगर मैं बात करूं ये हो जाएगा P solvent, P नॉट solvent माइनस P solution डिवाइड बाय P solution will be equal to I into W of solute divided by molar mass of solute multiplied by molar mass of solvent divided by W of solvent। यही बोल रहा है, बात तो सही है सर जी, बात तो सही है, बिल्कुल सही है। वेपर प्रेशर ही पूछा हुआ है ना, हाँ पूछा तो वही हुआ है। और एक मोलल एक्वस सोल्यूशन है 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन है, इसका मतलब N ऑफ सॉल्यूट तो हो गया 1 और W ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहां से P नॉट दे रखा है 50 माइनस P सोल्यूशन हमको पता नहीं है डिवाइड बाय P सोल्यूशन हमको पता नहीं है, विल बी इक्वल टू, अब देखो I की वैल्यू अननोन है यहाँ पे 80 मोल % दे रखा है, मतलब 80% डिसोसिएट हुआ है वो। तो अगर मैं MgCl2 के लिए बात करूं तो ये पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ है, Mg2 प्लस एज वेल एज 2Cl नेगेटिव में, तो मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखी है 80%, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 0.8, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1, अल्फा दे रखा है 0.8 विल बी इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N, बनेंगे 3 आयन माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, 8 दूनी 16, मतलब I की वैल्यू आ गई 2.6, ये हो जाएगा 2.6 मल्टीप्लाइड बाय ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं जो दे रखे हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया 18 डिवाइड बाय 1000। इसको सॉल्व कर लिया, ये नीचे आ गया, यहां से हो जाएगा हमारा 50,000 माइनस 10,000 P विल बी इक्वल टू 26 गुणे 18 P हो जाएगा, ये ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 50,000, 50 है ना, और नहीं 5 लाख हो जाएगा, है कि नहीं 5 लाख हो जाएगा, ये 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, और ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 26 गुणे 18 की 468 आ गया। ठीक है, 26 गुणे 18 सही है ना, 26 गुणे 18, और इसमें मैं ऐड कर दूं 10,000 तो 10468 डिवाइड बाय 10468 दैट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ P। तो 50,000 डिवाइड बाय 10468 ये आ जाएगा 4.77 आ रहा है लगभग। ठीक है, 4.77, इतनी कम वैल्यू, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, इतना तो नहीं आना चाहिए, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी है। अच्छा 5 लाख था ना, 50,000 कर दिया मैंने, डिवाइड बाय 10468 यह आएगा 47.76, यह आएगा 47.76। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर लेंगे तो हो जाएगा 48, ये आना चाहिए बच्चों 48, देख लेना एक बार, चेक कर लेना, 48 तो डुएबल है क्योंकि 50 से 48 आ सकता है, 4.77 बहुत कम हो गया था। ठीक है, तो कैलकुलेशन का खास ध्यान रखें। चलिए अगली बात करते हैं बालकों 16वें नंबर क्वेश्चन की। टोटल प्रेशर ऑब्जर्व बाय मिक्सिंग टू लिक्विड ए एंड बी इज गिवन व्हेन देयर मोल फ्रैक्शंस आर गिवन। ठीक है भैया, P नॉट ए का ये
प्लस पी नॉट बी काई बी इज इक्वल टू पी सोल्यूशन। राउल्ट्स लॉ पहले केस में लगाएं, ये आता है 350 विल बी इक्वल टू पी नॉट ए काई ए कितना दे रखा है व्हेन देयर मोल फ्रैक्शन आर 0.7 0.7 पी नॉट ए प्लस 0.3 पी नॉट बी, और दूसरे केस में बोला ये 410 हो गया है। 410 विल बी इक्वल टू 0. कितना दे रखा है 0.2 पी नॉट ए प्लस 0.8 पी नॉट बी। अब हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए निकाल रहे हैं, तो इसको मान लो मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इन सबको माइनस कर दूं आपस में। देखो ये हो जाएगा 0, 8 पंजे 40 की 0, 4 8 तिया 24 4 28, ये हो जाएगा 2800 माइनस ये हो जाएगा 0 3 1 2 3 0 विल बी इक्वल टू 8 7 56 एन 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 5 पी नॉट ए, और ये तो पूरा कट ही गया। ठीक है, तो यहाँ से पी नॉट ए हमारे पास कितना आ गया 2800 माइनस 1230 डिवाइड बाय 5। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2800 माइनस 1230 डिवाइड बाय 5, क्या आ जाएगा 314 314 mmHg। ठीक है, यही उसने पूछा हुआ है, कितना आ जाएगा 314। क्लियर है, देख लो भाई, ये था आपका 16वां क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं वालों को। अब आते हैं 17वें क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन ऑफ 12 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ए प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट इन 1000 ml ऑफ वाटर एक्सर्ट्स द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ 0.5। तो अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूं ए की, दैट शुड बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज। तो कुल मिला के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। मुद्दा इतना ही आएगा कि सेम टेम्परेचर पे कर रहे होंगे। अब बोला हुआ है 12 ग्राम है ये, डिवाइड बाय इसका मोलर मास ए का हमको नहीं पता है, मल्टीप्लाइड बाय कितना है 1000 ml में है, मल्टीप्लाइड बाय 1000, दैट शुड बी इक्वल टू, बोला हुआ है 0.05 दे रखा है ये ग्लूकोज का। तो ये 1000 से 1000 तो मर लिया, ये हो गया आपका 2 बार 100, 20 पंजे 100, एम ए कितना आ गया 12 दूनी 24, 240 ग्राम पर मोल, यही निकलवाया था उसने। मोलर मास ऑफ ए कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। ठीक है, डन है बालकों। बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। द नंबर ऑफ पेयर of the solution having the same value of osmotic pressure from the following is। तो osmotic pressure will be equal to I into C into R into T। ठीक है, पहले केस में देखते हैं। देखो ये तो आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये हो जाएगा 0.5, इधर I की वैल्यू हो गई 2 बेटा, तो 0.25 गुणा 2 0.5, इधर तो सेम आना चाहिए बेटा, एग्जैक्टली सेम। K4 FeCN6 मतलब 5 आयन बनेंगे, 4 K पॉजिटिव के और एक FeCN6 4 नेगेटिव का, 5 आयन बन गए, 0.1 है, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या आ जाएगा 0.5। और इधर देखोगे FeSO4 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, इधर भी 5 बन रहे हैं, ये भी सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 है 5 25 0.25 आ जाएगा, इधर 0.5 आएगा, ये नहीं आएगा, गलत है ये। इधर देखो NaCl 2 है, 0.15 गुणे 2 मतलब 0.3, हाँ बस करते हैं 5-10 मिनट में। ठीक है, ये हो जाएगा 0.15 गुणे 2 मतलब आपका 0.3, और इधर देखोगे BaCl2 मतलब 3 आयन टूटेंगे, तो 0.1 गुणे 3 0.3, ये भी सेम आएगा। ठीक है, IC की वैल्यू सेम आनी चाहिए कुल मिला के, और ये हो जाएगा KCl छोटा होगा, ये KCl.MgCl2.6H2O मतलब KCl 2 3 4 5,
0.02 गुणा 5 0.1 आ गया ये, और इसको करोगे 0.05 गुणे 2 0.1 आ गया, ये भी सेम आएंगे। इसका मतलब 1 2 3 4 4 आ रहे हैं सेम, और उसने 100% आयोनेशन बोला ही था, इसलिए हम सबको सेम लेके चल रहे हैं। ठीक है, 4 आएंगे। क्लियर है? चलिए 19वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो अगर सॉल्यूशन कोई समझ में ना आए ना तो मुझे बता जरूर देना, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में इसको इंक्लूड कर सकूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन व्हिच विल बी आइसोटोनिक एट द सेम टेम्परेचर, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सॉल्यूशंस आर। वैसा ही क्वेश्चन है जो पीछे किया था। देखो NaCl के अंदर I की वैल्यू जाएगी 2, 1 मोलर है तो I इंटू सी कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और यूरिया 2 एग्जैक्टली सेम आएंगे। CaCl2 में 3 आयन बनेंगे, I की वैल्यू 3 और इंटू 1 तो ये 3 हो जाएगा। इधर भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर मैं देखूंगा AlCl3 4 आयन बनेंगे, 15 चौका 60, ये हो जाएगा 6, और इधर देखोगे 2 और 1 3, 3 दूनी 6, ये भी सेम आएगा। और KCl 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, IC की वैल्यू हो गई 5, और इधर 2 और 3 5, ये भी हो गई, चारों के चारों ही हैं, इधर आ जाएगा 4। ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ 30% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज। ठीक है, वेपर प्रेशर पूछा हुआ है इसका, और प्योर का दे रखा होगा डेफिनेटली। तो अगर मैं बात करूं P नॉट माइनस P सोल्यूशन डिवाइड बाय P नॉट विल बी इक्वल टू N ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय N ऑफ सॉल्यूट प्लस N ऑफ सॉल्वेंट। अब 30% W/V दे रखा है, मतलब V ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 30 हो गया, सॉरी 100 ml हो गया, एंड W ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, वो हो गया 30 ग्राम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या दे रखी है हमें, हाँ एक्वा सॉल्यूशन हैज डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml दे रखी है। इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये हो जाएगा 120 ग्राम। तो यहां से W ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सॉल्यूशन 120 सॉल्यूट 30, तो ये हो जाएगा 90 ग्राम। सब कुछ डेटा हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे P नॉट की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, 24 दे रखी है। 24 माइनस P डिवाइड बाय 24 विल बी इक्वल टू N ऑफ सॉल्यूट कितना आया, 30 डिवाइडेड बाय ग्लूकोज है तो ये 180 हो जाएगा, डिवाइड बाय 30 डिवाइड बाय 180 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 18, पानी का 18 होता है मोलर मास। तो इसको करोगे 0 से 0 कट गया, 3 छिंग 18, ये हो जाएगा आपका 1/6 डिवाइड बाय 1/6 प्लस 5, ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1/6 पंजे 30 और 1 31, 31 आ गया ये। ठीक है, ये हो जाएगा 24 माइनस P अपॉन 24। ठीक है, सही है ना? अब यहां से अगर मैं P की वैल्यू निकालूं, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी 24 इधर आ गया, 31 इधर चला गया, 31 P इधर आ गया, तो 24 गुणे 31 कर लूं और उसमें से 24 कम कर दूं और डिवाइड बाय कर दूं मैं 31, ये आ जाएगा 23.22 आ रहा है। ठीक है, इसी को मैं अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकता हूँ, 23 बोल सकता हूँ। ठीक है, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा बालकों। देख लो भाई, आसान है, डन डना डन डन। देख लो भाई फटाफट से, कोई समस्या परेशानी किसी को हो तो मुझे बता दो, है तो बहुत आसान सा ही वैसे तो क्वेश्चन। ठीक है, डन है बालकों। चलिए भाई अब आगे की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 होगा ये।
दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोल रहा है? इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इज डिटरमाइंड टू बी 0.3, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.3। देखो एन की वैल्यू पहले निकाल लो। आप जानते हो वीक मोनोबेसिक एसिड है, जैसे CH3COOH, दो ही आयन में टूटेगा, मतलब एन की वैल्यू हो गई 2। तो मैं पता है अल्फा विल बी इक्वल टू I-1 अपॉन N-1 होता है। यहां से I की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा 0.3, 2 - 1 1 हो जाएगा 1.3 आ जाएगा बालकों। ठीक है, चलिए पहली चीज तो आ गई हमारी। अब उसने बोला है द ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट विल बी दिस मच परसेंटेज हायर देन द एक्सपेक्टेड थियोरेटिकल फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपका अगर मैं परसेंटेज इंक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालूं तो वो हो जाएगा डेल्टा TF जो हम ऑब्जर्व करेंगे माइनस डेल्टा TF जो कि थियोरेटिकल होगा डिवाइड बाय डेल्टा TF जो कि थियोरेटिकल होगा मल्टीप्लाइड बाय 100। यही होगा। यहां पर बस फर्क किसका आता है? आई की वैल्यू आती है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहां से आप देखो ये हो जाएगा I-1 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि KF इंटू एम तो हर किसी केस में सेम ही होने वाला है। वो इधर इधर से कॉमन निकाल लिया, नीचे से वो कट गया। आई की वैल्यू केवल ऊपर दे रखी है, तो आप क्या बोलोगे? 1.3 - 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 0.3 हो जाएगा 30%। ठीक है, आगे आंसर। इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगली 22वें क्वेश्चन की। बोल रहा है सी वाटर कंटेन्स दिस मच अमाउंट ऑफ NaCl एंड दिस मच अमाउंट ऑफ MgCl2 बाय वेट। ठीक है, इसका मतलब इन 100 ग्राम सॉल्यूशन मैं क्या बोल सकता हूं? 29.25% NaCl, सॉरी दिस मच ग्राम NaCl प्लस 19 ग्राम MgCl2 इज प्रेजेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सी वाटर इज हाउ मच डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अज्यूम 100% आयोनाइजेशन, तो आई की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 2, आई की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 3। ठीक है, और कुछ दे रखा है, केबी की वैल्यू दे रखी है। तो तुमको पता है कि डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू मोलैलिटी, यही होगा फॉर्मूला। अब मुद्दा आता है, पहले हमें मोलैलिटी निकालनी है, तो हमें चाहिए W ऑफ सॉल्वेंट, वो निकाल लेते हैं। वो जाएगा W ऑफ सॉल्यूशन माइनस W ऑफ सॉल्यूट। 100 ग्राम सॉल्यूशन दे रखा था, सही है, उसमें से 29.25 NaCl कट गया और 19 आपका कट गया MgCl2। तो 180, 81, 81, ये हो गया आपका 81, 81 बोले तो 30 गए, 71 नहीं, ये हो जाएगा 9 9 18। ठीक है, 18 और 2 और 1 3, 48.25 हो जाएगा ये, 48.25, 48.25 बोले तो 52.75 मेरे ख्याल से, है ना? 52.75, क्योंकि 52.75 में 48.25 में ऐड करूं हो जाएगा 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10, 1 8 2 10 और 1 11, नहीं 51.75 आएगा। फिर ये आएगा 51.75। अब अगर मैं ऐड करूंगा 5 5 10, 7 तो 2 9 और 1 10, 1 8 और 9 और 1 10, तो हाँ 10 बिल्कुल ठीक है, ये आ जाएगा 51.75 ग्राम हमारा आ गया सॉल्वेंट। चलिए आप फॉर्मूले में रख देते हैं। तो डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू, पहले केस में पहले तो केबी को बाहर ही ले लूं। केबी को कितना लिया है? केबी कितना दे रखा है? 0.52, तो 0.52 तो बाहर ले लिया मैंने। अब इधर हो जाएगा आई की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाय 29.25 ग्राम, और इसका मोलर मास होता है 58.5 डिवाइड बाय 51.75 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये पहले की मोलैलिटी आ गई। दूसरे की 3 मल्टीप्लाइड बाय 19 डिवाइड बाय इसका दे रखा है 95, इसके मोल्स आ गए डिवाइड बाय 51.75 मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब बस इसको सॉल्व करना है।
ये मेरे ख्याल से 0.5, ये मिलके 1 हो गया, और ये हो जाएगा 0.19, 9×5 = 45 हो गया, सही है ना। तो ये हो जाएगा आपका, कैलकुलेट कर ही लेते हैं, देखो कैलकुलेटर से गलती ना हो ना, बस अपने से वही ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 19/95, 0.2 आ गया। हाँ ये 0.2 आएगा, मैंने गलत काटा, ये 0.2 आएगा, 0.5 कर दिया मैंने, 0.2 आएगा। अब अगर इसको देखूँ, ये हो जाएगा 0.52 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है, डिवाइड बाय 51.75, और इधर कितना हो जाएगा, ये 1 + 1.6 हो जाएगा ये। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.52 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 51.75, ये आ गया है 16.07, ठीक है, ये आ गया है डेल्टा टीबी। तो टीबी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 और ऐड कर दो क्योंकि पानी का तो 100 होता है, तो ये हो जाएगा 116.07, अप्रोक्सीमेटली 116 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आ गया आपका 116 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 116 आ जाएगा। डन है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव करते हैं। 50 ml 0.2 मोलल यूरिया सॉल्यूशन दे रखा है, जिसकी डेंसिटी भी दे रखी है, उसको मिक्स किया है 250 ml ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.06 ग्राम ऑफ यूरिया। बोथ द सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड इन द सेम सॉल्वेंट। बोला हुआ है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, इसका मतलब पाई इज इक्वल टू CRT, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर इनटू RT, ये निकालना है। अब हमें चाहिए मोलैरिटी, और यहाँ मोलैलिटी दे रखी है पहले तो 0.2 मोलल सॉल्यूशन का मतलब हो गया 0.2 मोल्स यूरिया इन 1000, और मैं डायरेक्टली नहीं निकाल लूं कि मोलैलिटी विल बी इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, सही है। यहां से अगर मैं कहूंगा ये है 0.2 विल बी इक्वल टू 1000 m डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 1012 माइनस 60 m, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1012 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ये आ गया 202.4 विल बी इक्वल टू, सॉरी हाँ, विल बी इक्वल टू 1000 m प्लस 60 इंटू 0.2, ये हो जाएगा 12 m। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, 202.4 डिवाइड बाय 1012, ठीक है। तो ये 202.4 डिवाइड बाय 1012, ये आ गया आपका 0.2 मोलर। अच्छा सेम ही आ गया, तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि 0.2 मोल्स इन 1000 ml सॉल्यूशन, तो इसका मतलब 50 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने होंगे, 0.2 डिवाइड बाय 1000 इंटू 50, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 हो गए, 0, ये आ जाएगा 10⁻⁻², ये आ गई कितने मोल्स जो हैं 50 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं। अगर मैं बात करूँ पहला पार्ट था, सेकेंड पार्ट 250 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स हैं वो दे रखा है 0.06 ग्राम, तो 0.06 डिवाइड बाय इसका मोलर मास, तो ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 10⁻³ अब तीसरा काम, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर भी निकाल लेते हैं बेटा।
पहले केस में इतने मोल्स हैं तो इसको लिख लेता हूं 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ प्लस 10⁻³ डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है 250, ये था 50, ये था 300 ml हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो 1000 से तो 10⁻³ कट जाएगा, 10 और 1 11, ये हो जाएगा 11/300। ये आ गया मोलर। फाइनल मोलैरिटी हमारे पास आ चुकी है। अब कुछ नहीं करना है, जब आपके पास फाइनल मोलैरिटी आ गई है, अब छोटा सा काम और बचता है, बस पाई की वैल्यू निकाल लो। मोलैरिटी कितनी आ गई है, सी आपने निकाल चुके हो, 11/300 इंटू आर दे रखा है 62 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर दे रखा है 300, 300 से 300 लुढ़क गया, 62 682 क्या है, टॉर दे रखा है। ठीक है, टॉर में ही पूछा है ना, 682 आ जाएगा आंसर। ठीक है, डन है, इजी क्वेश्चन था ये तो। क्लियर है, चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अरे कहाँ गया, ये गया। 24वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्वेंट्स A and B whose एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट are in the ratio of 1:8. The elevation and boiling point of A and B will be, तो डेल्टा TB A अपॉन डेल्टा TB B, ये हो जाएगा KB ऑफ A एंड KB ऑफ B इनटू मोलैलिटी ऑफ A मोलैलिटी ऑफ B। अब देखो सेम अमाउंट सॉल्यूट का है, सेम अमाउंट सॉल्वेंट का है, मोलैलिटी दोनों की सेम है, लुढ़का दो इनको तो सही है नहीं, क्योंकि 2 ही ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दोनों केसेस में था, सॉल्वेंट भी 200 ग्राम ही लिया था, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, मोलैलिटी एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब रेशियो आ जाएगा 1:8 का। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, अगर ये वैल्यू x/y है तो उसने पूछा है y की वैल्यू। तो अगर हमने माना कि x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपने आप 8 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्लियर है, डन है, आगे बढ़ते हैं बालकों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट A is 3K, मतलब डेल्टा TB दे रखा है 3K, दैट शुड बी इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी कितनी है, 1 मोलल। ठीक है, ये हो गया 1। फिर उसने क्या बोला है, दी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा TF की बात कर रहा है। 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ A इन सेम सॉल्वेंट इज 6, ये दे रखा है 6, KF इंटू 2 मोलल दे रखा है, ये हो गया सेकेंड। उसने पूछा है KB एंड KF का रेशियो, तो डिवाइड दे दो इनको, तो ये हो जाएगा 3/6 विल बी इक्वल टू KB अपॉन KF इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/2, 2 से 2 लुढ़क जाएगा, KB अपॉन KF दे रखा है 1/x, ये आ रहा है 1/1, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है, 1 आ जाएगा। ये भी आसान सा ही क्वेश्चन था, देख लो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर भी, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे की बात करते हैं, 26वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। When a certain amount of solid A is dissolved in 100 gram of water at 25 degrees Celsius to make a dilute solution, the vapor pressure of the solution is reduced to 1/2 of the pure water. The vapor pressure of pure water is this much. The number of moles of solute added is, ठीक है, हम जानते हैं P नॉट ऑफ सॉल्वेंट माइनस P सोल्यूशन डिवाइड बाय P सोल्यूशन। देखो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, डिवाइड बाय will be equal to n of solute डिवाइड बाय n of solvent, यही होता है। अब देखो P solvent मान लो x है, वैसे दे रखी है वैल्यू, उसने बोला है कि P सोल्यूशन जो है इसका हाफ हो जाता है, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स अपॉन 2 डिवाइड बाय x अपॉन 2 विल बी इक्वल टू, ये हमको निकालना है, सॉल्वेंट के बारे में दे रखा है 100 ग्राम वाटर है, तो हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 18। ठीक है, तो यहां से x/2 और x/2, ये तो हो गया 1 विल बी इक्वल टू, और इसको कर दूंगा 100/18, सीधे सीधे इसको इधर ले जाऊंगा ना, n ऑफ सॉल्यूट, इसको सॉल्व करेंगे मेरे ख्याल से ये 5.55 आएगा। उसने नियरेस्ट इंटीजर पूछा है तो अप्रोक्सीमेटली 6 बोल सकते हैं, 6 आएगा बालकों।
देख लो, क्लियर है? ये भी आसान सा ही क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बात करते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन की। ऑफ द फॉलोइंग 4 एक्वस सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ दो सॉल्यूशन हुज फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर देन दैट ऑफ दिस सॉल्यूशन। इसका मतलब इस केस में मैं मानता हूं कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी है? 1 है। आप याद रख लेना, टीएफ लोअर तभी होगा जब आई की वैल्यू इंक्रीज करेगी, मतलब आई जब 1 से बड़ा होगा, क्योंकि डेल्टा टीएफ तुम जानते हो, डेल्टा टीएफ विल बी इक्वल टू, यहां पर इस केस में जब हम बात करते हैं हम बोलते हैं कि सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है, और उसने बोला है कि लोअर चाहिए, मतलब और लोअर करना है, तो ये वैल्यू डायरेक्टली इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, आई पे डिपेंड करती है। आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। इधर देखो, इधर आई की वैल्यू कितनी आएगी? 3 और 2 5, इधर आएगी 5, इधर आई की वैल्यू 2 और 1 3 आएगी, इधर आई की वैल्यू आएगी 2, और इधर आई की वैल्यू आएगी 3 और 1 4। हर केस में 1 से बड़ी है, मतलब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, बिल्कुल एकदम सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ मोलैलिटी जो है वो सेम दे रखी है, अगर उसमें चेंज आता तब हम देखते हैं कि क्या और चेंज हो सकता है, वो सेम दे रखी है, तो आपको केवल आई की वैल्यू पर डिपेंडेंसी देखनी है। ठीक है, 28वें क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं फिर। 1.46 ग्राम of a biopolymer dissolved in 100 ml water at 300 Kelvin exerted a osmotic pressure of this much। तो पाई इज इक्वल टू CRT, पाई दे रखा है 2.42 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ बार। ठीक है, विल बी इक्वल टू C, ये हो जाएगा गिवन वेट 1.46 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बायोपॉलीमर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml दे रखा है इनटू 1000, ये आ गई मोलैरिटी। आर दे रखा है 0.083 इनटू टेम्परेचर दे रखा है 300 शायद, है ना? हाँ 300 दे रखा है, तो 100 से ही गया 10 बार। मोलर मास ऑफ बायोपॉलीमर will be equal to 1.46 multiplied by 0.083 multiplied by 3000 divided by 2.42 multiplied by 10⁻³ इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। कितनी वैल्यू आएगी ये? 1.46 multiplied by 0.083 multiplied by 3000 divided by 2.42, ये आ जाएगा आपका 150 और ये 10⁻³ तो 15 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है लगभग, अप्रोक्स। वैसे तो आ रहा है 15.02, बट हाँ 15 बोल सकता हूँ उसको मैं। तो यहाँ से हमारे पास यही वैल्यू पूछी थी, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा बालकों। ये भी आसान सा ही क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। C6H6 freezes at this temperature. The temperature at which a solution of 10 ग्राम of this freezes this. ठीक है, डेल्टा TF will be equal to KF into molality. डेल्टा TF will be equal to T of solvent minus T of solution will be equal to KF कितना दे रखा है? 5.12 मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी है, मोलैलिटी हो जाएगी 10 ग्राम, इसका दे रखा है, मोलर मास कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 58, ठीक है, डिवाइडेड बाय 200 ग्राम दे रखा है सॉल्वेंट, मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये चला गया 5 बार। यहां से हमारे पास T कितना दे रखा है? 5.5 दे रखा है, माइनस इस पूरी वैल्यू को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा? 5.12 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 58। आइए इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। ये आएगा आपका 5.12 मल्टीप्लाइड बाय 50 और डिवाइड दिया है 58 से, ये आ गया 4.4 के आसपास, माइनस 5.5 किया, ये आ जाएगा आपका वैल्यू टी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से टी ऑफ सॉल्यूशन जो आ रहा है वो आ रहा है 1.08 डिग्री सेल्सियस, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री सेल्सियस मान सकता हूँ। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर है, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। डन।
और फाइनल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बालकों। 40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दे रखा है, इस मिक्स विद 200 ml ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है भैया, फिर से वही है कि डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू के एफ कितना दे रखा है 1.86 मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। मोलैलिटी है 40 ग्राम ये दे रखा है, इसका मोलर मास होता है 180, सॉल्वेंट दे रखा है 200 ml है, पानी है, तो पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, मेरे ख्याल से दे भी रखी है, तो उतना ही मास हो जाएगा इसका, मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पंजे 20, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 20 ये हो गया, आ जाएगा 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइड बाई 18। इसको आइए सॉल्व कर ही लेते हैं। ये आ जाएगा 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइड बाई 18, ये आ जाएगा 2.06। कितना आ गया, 2.06 आ गया, 2.06 आ गया, ठीक है। अब यहां से TF सॉल्यूशन का निकालूं तो हो जाएगा 273.15 माइनस 2.06, ठीक है। इसको अगर मैं करूं माइनस 273.15, ठीक है, ये आ जाएगा 271.08 के आसपास आएगा लगभग। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 271 केल्विन बोल सकता हूं। क्लियर है, नियरेस्ट इंटीजर में तो यही आएगा। डन है, 271 आ जाएगा। चलिए भाई, बस दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। और एक जो चीज मैंने आपको बोला था कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन था जिसमें बच्चों को काफी ज्यादा डाउट हो रहा था, किसी ने काफी अच्छा एक्सप्लेन भी किया था, तो बेटा वो क्वेश्चन हमने केवल और केवल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन ऑप्शंस किया है एक्चुअली में। तो जेई वाला वही कराना चाह रहा था, गलत है ऑल दो, हम जानते हैं कि अगर मैं Fe की बात करूं NH3 होल 6 2+ है, और ये भी दे रखा था FeH2O होल 6 2+, ठीक है, यही केस दे रखा था। और यहाँ पर हमने बोला था कि ये D6 सिस्टम है, ये भी D6 सिस्टम है। ऑल्दो वी नो कि NH3 उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि पेयरिंग करवा सके, बट कोई भी ऑप्शन हमको सुटेबल नहीं दिख रहा था। तो या तो ये क्वेश्चन बोनस वाला है या फिर जेई वाला आपसे निकलवाना ही चाहता था। तो ऐसे एक्चुअल में देखोगे तो ये आउटर ऑर्बिटल ही है, बिल्कुल ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही है बेटा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये तो होता ही है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो दोनों के केस में वैसे sp3d2 ही जो था वही करेक्ट आंसर था। बट आप सेम केस देखो कि अगर हम CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव की बात करते हैं बेटा, टेक्निकली तो dsp2 तो वो भी नहीं होता है, वो sp2d होता है। तो आप देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या कह रहा था और उससे निकलवाने की क्या कोशिश कर रहा था। आई एम प्रीटी श्योर कि ये आपका बोनस में रहा होगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल वाइज ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। बट ठीक है, जैसा दे रखा था हमने उस हिसाब से आंसर कर दिया। मैं बोल सकता हूं कि ये बोनस वाला क्वेश्चन है, इसमें आंसर कोई भी मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि दोनों ही आपके sp3d2 होने चाहिए। बट क्योंकि इसके ऊपर ही एक ऑप्शन, मतलब एक पार्ट और दे रखा था कॉपर के कॉम्प्लेक्स का, टेट्रा अमीन कॉपर कॉम्प्लेक्स, उसका आपको पता ही है कितना कॉन्ट्रोवर्शियल है वो एक्चुअली में sp2d होता है। सेम तरीके से MnO4 नेगेटिव की बात करें वो D3S होता है। बट हम लोग को जब पेपर में दिया जाता है, पता नहीं जेई वाले किस हिसाब से लगाते हैं, KMnO4 को sp3 रखते हैं वो, और जो कॉपर का कॉम्प्लेक्स उसको dsp2 रखते हैं। तो प्रॉब्लम्स तो ऐसे एक्चुअली में बहुत सारी हैं बेटा, बट वही है कि बेस्ट आंसर जो निकल सके वो हमने निकाल दिया है। तो टेक्निकली जो भी एक बच्चे ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया था, इसको सारा समझाया भी था, तो आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग देख रहे हो और लेक्चर को समझ रहे हो और एक्सप्लेन करने की भी कोशिश कर रहे हो। दैट्स अ गुड थिंग, इट्स अ पॉजिटिव साइन। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो ऑप्शंस थे उनमें से हमको बेस्ट सुटेबल जो मिल रहा था वो है, बट मुझसे अगर पर्सनली पूछ जाए तो ये बोनस वाला क्वेश्चन है, कोई भी ऑप्शन इसके अंदर सही तरीके से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूं ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। और आप ये भी देख लीजिए कि मैं आपके कमेंट्स वगैरह वो देखता हूं मैं, कि अगर किसी को कोई दुविधा आई है तो उसको एक्सप्लेन कर सकूं। तो मैं इस चीज का खास ख्याल रखता हूं कि जो भी लेक्चर देख रहे हैं बच्चे सिंसियरिटी के साथ देख रहे होंगे, उनको कंफ्यूजन आ सकती है। तो आपके कोई भी डाउट हो ऐसे डेफिनेटली पूछिएगा बच्चों, और मैं ट्राई करूंगा कि उनको मैं एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अंटिल देन बाय बाय एवरीवन।